सिंह साहब, मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और जी। एक ऐसे समय में मिल रहे हैं कि जब बहुत सारी घटनाएं देश के अंदर भी हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं और इस बीच में आप टेलीविज़न पे बहुत सारी बातें बोलते भी रहे हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसा डिस्कशन या ऐसा कोई जिसे कह सकते हैं कि एनालिसिस नहीं आई, जिससे कि जो कुछ अभी फ्रांस में हुआ है, वैसे तो कार्टून डेनमार्क में बना था बहुत पहले प्रॉफिट मोहम्मद का, फिर उसके बाद चार्ली हेब्डो में बना। लेकिन इस बार जो हुआ है, उसमें और इससे पहले जो ये घटनाएँ हुईं, इसमें आप बेसिक फ़र्क क्या देखते हैं? कि फ्रांस में एक कार्टून के सिलसिले से एक प्रोफ़ेसर ने अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में बताया और उसके बाद उसका एक कत्ल हो जाता है। उसके बाद से जो फ्रांस में हुआ और पूरे देश में हुआ, इसमें क्या आपको फ़र्क लगता है? देखिए, ये जो शिक्षक थे, पैटी, तो लोगों को शायद ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने वो कार्टून दिखाए, वो कोई एक करिकुलम के तहत एक शिक्षा का कम्युनिकेट करने का उनका तरीका था। वो ये कहना चाहते थे कि देखो ये कार्टून बनाए गए थे। उन्होंने कार्टून नहीं बनाए थे, आपको मालूम है, वो तो यस, यस, चार्ली यस, यस, यस। कि ये कार्टून बनाए गए थे और इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, इस पर ये रिएक्शन हुआ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शनेबल लगे, वो क्लास से वो जा सकते हैं। तो ये, अब आप उठ के चले जाएं वहाँ से, हुँ, हुँ, हुँ। बात ही खत्म खत्म हो करेक्ट, गई कि करेक्ट। जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते, जो आप ऑफेंसिव, भाई आप आपसे मेरी बात हो रही है, आपके घर पे हुँ, आया, हुँ, हुँ, हुँ। आप हमसे मान लीजिए कि आप कोई गुस्ताखी करें, बदतमीजी करें, मुझे गेस्ट बुला के, और तो मैं यही कहूँगा ना कि भाई आप अगर अगली बार ऐसा कुछ करेंगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। फेयर एनफ। तो वो उन्होंने ये कहा, लेकिन वो इसके बावजूद आप बताइए कि इतनी बर्बरता से उनका सर कलम किया गया। और कुछ लोगों का जो रिएक्शन जो है पूरी दुनिया में, जैसे महातीर मोहम्मद का, एर्दोगन का, इमरान खान, कि ये पहली बार ये हुआ है। लोग ये 2015 भूल गए। इसमें इसमें एक बात मुझे लगती है सिंह साहब कि ये जितने भी लोगों के आपने नाम लिए या पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम के सो कॉल्ड फॉलोअर हैं, वो रिएक्शन इस बात पे दे रहे हैं कि वो जो गला काटा है उस प्रोफ़ेसर ने और उन्होंने ये पूछा कि भई ये एक तरीके से बना था और इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उन्होंने कही, ये वजह है? या वजह ये है कि इस घटना के बाद फ्रांस ने, जी। वहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया कि अपने देश के बड़े शहरों में इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशन किया और प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून को लेज़र बीम से पूरी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में दिखाया। इससे ये मुल्क घबराए हुए हैं कि आज पहली बार नहीं, अदरवाइज़ तो गला-वला काट दिया जाता था, उसके बाद लोग चुप हो जाते थे, अपोलोजिस्टिक हो जाते थे। लेकिन प्रेज़िडेंट मैक्रोन ने जिस तरीके से इस चीज़ को हेड ऑन लेकर के कहा, नहीं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रांस पूरी तरीके से अपने उस प्रोफेसर के साथ खड़ा है उस डिमॉन्स्ट्रेशन से कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में ये ट्रेंड बन जाए, तो ये डरा नहीं पाए, फ्रांस का प्रेसिडेंट डरा नहीं, ये वजह तो नहीं? नहीं, आप अगर देखिए, कोई, आपने तो एक घटना देखी फ्रांस की, वहाँ पे किस तरह की संस्कृति पिछले कई सालों में पनप रही है इस्लामिक जिहादिज्म को लेके। साहब, अभी हमारे कुछ मित्र गए थे वहाँ पे, कुछ प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए गए हम्म, थे, पायलट हैं। हम्म, उन लोगों ने अभी 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 जस्ट ये, जब ये पूरा ये वारदात हुई थी एपिसोड। वहाँ पे, वहीं पे थे ये। इस वारदात के पहले वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, एक मुसलमान लड़का आता है, वो बोलता है पैसे दो। ये बहुत आम बात है वहाँ पे, पैसे दो। आप पैसे नहीं देंगे तो अगर आपको देखा कि आपकी बनावट कुछ कमज़ोर जैसी है तो आप पर हिंसा करेगा, नहीं तो आपको अल्लाह के नाम पे आपको गाली देगा वो। तो उसने इनको गाली दी, इन्होंने भी वापस जिस तरह से जवाब देना चाहिए था इन्होंने दिया। इनके एक और, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके एक और इंस्ट्रक्टर थे, उनके साथ तो ज़बरदस्ती मेट्रो में वो पैसे मांगे, पैसे वसूलने की कोशिश किए।
और अगर आप नहीं दे तो ये तो वायलेंट हो जाते हैं। फ्रांस की में, और आपने जर्मनी में भी देखा था न्यू ईयर्स डे में इन लोग का जी क्या जी। क्या रवैया था। तो ये आम बात है फ्रांस में, ये आम बात है। लेकिन जब कोई चीज़ का वायलेंस का या आप कहिए रेडिकलाइजेशन का स्तर यहाँ तक पहुँच जाए कि गुंडागर्दी से आप लोग से आप उस स्तर पे पहुँच जाए कि जहाँ लोगों का आप सर, मान लीजिए वो हिंदुस्तान में तो पता नहीं, वो सोशल मीडिया में वो दिखाया नहीं जा रहा है, वो अगर कलम किया हुआ सर अगर दिखाया जाए तो उसका क्या असर होगा, ये कभी महातिर मोहम्मद और अर्दोगन और ये इमरान जैसे लोगों ने सोचा है? और ये जो महातिर मोहम्मद है, ये मत समझिएगा कि उसने वही बात कही, वो कोट और टाई पहनता है, एर्दोगन भी पहनता है, उसने यही वही बात कही जो बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जो अभी जो इस्लामिक वर्ल्ड में वो एक सी मानसिकता है, इसीलिए आपने उसका रेजोनेंस यहाँ पे देखा, आपने हिंदुस्तान में हो या कहीं भी कुछ लोगों ने उसको थोड़ा हनी वनी लगा के दूसरे तरफ से पेश करने की कोशिश की। वो हमारे यहाँ वो जो एक शायर जो है, क्या नाम है, राणा, राणा मुनव्वर राणा नाम का जो है, मुनव्वर या राणा, ये सब लोग इसको मतलब एक हनी कोट के, लेकिन इनका उद्देश्य वही, इनका इरादा वही, इनकी मानसिकता वही। लेकिन सिंह साहब, फ्रांस में तो एक सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, यूरोप के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ वोट बैंक के लिए इस किस्म के शरणार्थियों को वहाँ जगह दी गई, उनको बसाया गया। लेकिन भारत तो इस समस्या को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जब हुई थी 1920 पे, लेकर के हम कमलेश तिवारी तक का देखते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये घटना आम बात है। हाल में बल्लभगढ़ के अंदर एक लड़की से किसी लड़के को इश्क हो गया, उस लड़की ने कन्वर्जन के लिए मना कर दिया, आपने गोली मार दी। तो भारत के लिए तो नई घटना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से मैक्रोन ने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मस्जिदें बंद कर दी, कुछ मोहल्लाओं को क्या कहते हैं डिपोर्ट करने की बात हो रही है, वीज़ा न देने की बात हो रही है। भारत की सरकार ने जब फ्रांस के साथ खड़े होने की बात की, तो भारत में जो गुस्सा है, तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ का मुसलमान तो ये काम पिछले 100 साल से कर ही रहा है। तो हमारे लिए क्या नई बात है? आपने कमलेश तिवारी का गला रेता, जो कि इस्लाम के अंदर कहा गया है कि आपको काफिर का गला रेत के मारना है, तो वो तो डराना चाहते थे। तो हमारे यहाँ तो एक सिलसिला नहीं है, हजारों किस्से ऐसे हैं, लगातार ये हो रहा है। चाहे आप अंकित सक्सेना को देखें, चाहे राहुल राजपूत को देखें, तो ये कोई कोई नई बात नहीं है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का मैक्रोन को सपोर्ट करना, भारत के मुसलमानों को, भारत की सरकार में पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत की राजनीति में एक राजनेता ने, प्रधानमंत्री ने मैक्रों के उस पूरे जेस्चर को, उस पूरे एक्शन को जस्टिफाई ठहराया है, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून पूरे देश की दीवारों पर लगाए। क्या ये एक डर पैदा करता है? ये बदली हुई राजनीति है, ये बदला हुआ नैरेटिव है भारत का? आपने दो चार चीज़ें एक साथ आपने पूछा है, आपके साथ चर्चा हो रही है। आपने जो अंकित सक्सेना का आपने नाम लिया, तो वो देखिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे जहाँ भी मुसलमान है, पैटर्न एक जैसी है। पैन इसका मतलब पैटर्न एक जैसी है, मानसिकता एक जैसी है, जिहाद का स्वरूप एक जैसा है। और ये हर जगह क्या है कि ये जहाँ भी मुसलमान भाई लोग हैं, उनको कहीं अपने पूर्वज, अपने मिट्टी, अपने वतन, अपनी भाषा, जिस देश में वो रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति से उनको कहीं दुश्मनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरा इस्लाम का इतिहास ही यही कहता है। अब आपने अंकित सक्सेना का मैं जिक्र किया, तो देखिए अंकित सक्सेना को कहते हैं कि 200 बार उनको चाकू मारा गया था। कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं कि उनको मारने के बाद उनको चाकू मारा गया है। अगर आप कमलेश तिवारी का आप ले लें, तो कमलेश तिवारी को गोली भी मारी और फिर कई बार उनको चाकू से भी मारा।
तो ये, और वहाँ पर भी आपने देखा कि फ्रांस में जिस बर्बरता के साथ इन्होंने ये किया, तो ये कहीं पर इनके जहन में दहशतगर्दी भरी हुई है। और इसका कारण है कि आप तमाम दुनिया के मजहब ले लें, आप तमाम, मैं उसमें सनातन धर्म को नहीं शामिल करूँ, तमाम मजहब आप ले लें दुनिया में, सबसे कम उम्र में रेडिकलाइजेशन इस्लाम में होता है। और उसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ दिल्ली में, आपसे मेरी बात हो रही है, दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, 3 साल का लड़का, 3 साल में पता नहीं, हमारे बच्चे तो गोद में, उसके 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 सर से टोपी नहीं निकलेगी, उतरेगी। उसको उसको वो पूरा, उसको इस बात का एहसास है कि उसका वो ये वतन नहीं है, वो किसी और ही दुनिया का रहने वाला है, वो किसी और दुनिया से उसकी ताल्लुक है। सिंह साहब, एक 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 छोटी सी बात मैं कहूँ, आपने जब वर्ड रेडिकलाइज इस्तेमाल किया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहना कि इस्लाम में रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है, मैं और आप, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार इन विषयों पे बोलते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो तो उसकी पैदाइश उस किताब के अंदर रेडिकलाइजेशन ही है, कोई अलग से रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ है? कोई ये कहे कि साहब ये कट्टरवादी मुसलमान है और ये लिबरल, देयर इज नो लिबरल मुसलमान सर, तो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मुस्लिम, प्रॉब्लम इज विद द कुरान। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने जब कहा कि एक स्वरूप है, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, अरब हो, अपना अपना सब कॉन्टिनेंट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, स्वरूप एक जैसा है, वो एक ही जैसा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि किताब एक। और मैं एक बात बता दूं, आप कृपया ये ना कहें कि आप कुरान में ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। ये जितने रेडिकलाइज लोग हैं, इनको कुरान पढ़ाया गया है। They are true follower of Quran. They are true followers. That's right. There's nothing like that. इसीलिए तो जब आप अंकित सक्सेना का आप बात करें, फिर आप चार्ली हेब्डो का ले लीजिए, या फ्रांस में जो हुआ, तो आप देखेंगे कि ये केवल एक हमले से ये कभी संतुष्टि नहीं होती है इनको। ये हमला करेंगे, पहले तो बहुत ब्रूटली करेंगे, इतनी ब्रूटली करेंगे, किसी को गोली मार दिया आपने, आप कहेंगे ठीक है, एक हिंसा हो गई, अखबार में निकल गया, टेलीविजन में हो गया, हाँ यहाँ पे हिंसा हो गई, गोली चल गई, मर गया। उससे वो क्या कहते हैं, वो जो दरिंदगी, जिस लेवल का ये दरिंदगी चाहते हैं, वो उससे नहीं हासिल होता है। तो आप देखोगे कि इसीलिए किसी को ये 200 बार चाकू मारेंगे, किसी को गोली मारने के बाद चाकू मारेंगे, किसी स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का पूरा वो दांत तोड़ देंगे, किसी हेमराज का सर काट देंगे, क्योंकि इनको एक 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 चीज आप जान लीजिए कि इनको ये लगता है कि यही खौफ, क्रिएट टेरर, उसी को टेरर कहते हैं, उसी को टेरर कहते हैं। क्या एक बात बताइए कि फ्रांस में जो हुआ, क्या उसका रिपल्स आपको पूरी दुनिया में नहीं दिख रहा है? और दहशतगर्दी किसी कहते हैं? मान लीजिए वो शिक्षक को केवल गोली मार देता, तो शायद वो रिएक्शन नहीं होता, इतना रिएक्शन नहीं होता। लेकिन क्या इस तरह से किसी देश के शिक्षक को उसका इस तरह से उसका सर कलम किया जाए, और वहां का प्रेसिडेंट को दुखी होने का भी उसका हक नहीं है? एब्सोल्युटली। और उससे भी इनको नहीं हुआ, तो नाइस के एक चर्च में इन्होंने फिर हमला किया, जिसको मैं कहा कि एक हमले से इनका कभी दिल नहीं भरता। आप 2015 में भी ले जाएं अपना याददाश्त को, जब चार्ली हेब्डो के ऑफिस में घुस के उन्होंने दर्जनों लोगों को मारा था, और उसके बाद भी नाइस में हमला हुआ था। और याद कर लीजिए, उसी जुलाई 2016 में एक, वही फ्रांस की बात कर रहा हूँ, एक 9 टन का कोई ट्रक उठाया, उसने 36 लोगों को कुचल दिया वहां पे। तो ये आप देखेंगे कि ये कोई एक हमले से इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। और ये दरिंदगी, मैंने कहा ना, ये दरिंदगी का जो पाठ है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है।
सर 1400 साल पहले अली का कत्ल भी चाकू से हुआ था, गोली से नहीं हुआ था। अली को भी काटा सर गया मैं उसकी बात आप कह रहे हैं, आई थिंक ये 1929 की मैं घटना आपको बता रहा हूँ, आज से करीब 90 साल पहले ले लें। लाहौर में एक कोई पंडित लाल थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी रंगीला रसूल करके। जी 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 जी, यस यस, याद है, ठीक है ना? यस यस। रंगीला रसूल लिखी थी एक किताब। तो उसमें एक कोई उसको छापने वाला जो पब्लिशर था, उसका नाम था राजपाल। राजपाल। तो हंगामा हंगामा हुआ। कुछ दिन के बाद एक लड़का, उसका नाम था इल्म दीन, दीन उसका नाम था, उसने बाजार से चाकू खरीदा और राजपाल के छाती में उसने वो खंजर घोंप दिया। उनकी मृत्यु हो गई, केस चला, उसे उसकी फांसी की सजा हुई। और जानते हैं कि उसका मुकदमा किसने लड़ा था? यस यस, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उसके जनाजे में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज ये है ना, सारे इंटेलेक्चुअल, जानते हैं उन बुद्धिजीवियों में, वो मैं तो उनको बुद्धिजीवी जिहादी बोलता हूँ। यस यस। उनमें सबसे आगे कोई वो था आपका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो यहाँ हिंदुस्तान में। जी सर। जी, और इकबाल ने उसके मृत शरीर को वो उसने फिर वो कब्र में उसने अपने हाथों से रखा। और जानते हैं क्या उसने बोला? कि इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने हम पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखाया है। ये इकबाल की सोच है और ये जिन्ना की सोच है, जिसे इंटेलेक्चुअल माना जाता है। और तो ये कोई कहता है कि ये कोई नई डेवलपमेंट है, ये मानने को तैयार नहीं है। क्यों? खिलाफत मूवमेंट। यस 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 यस, पूरा खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था आपको मालूम है? Yes, yes, किस yes. तरह से वो बाद में वो मालाबार में वो Yes, किस तरह yes. से मोपला में कितने एंटी Yes, हिंदू उसमें वो लिया यस था। यस, आपने हजारों हिंदुओं को मारा उसमें। हजारों हिंदू मारे गए, उनकी प्रॉपर्टीज लूटी गई, कैलिफेट डिक्लेयर कर दिया गया। और गांधी जी भारत में खलीफेट लाना चाहते थे, यहाँ के मुसलमानों को वही मैं सपोर्ट कह किया रहा हूं। और एक लफ्ज नहीं बोले। नहीं, और ये उसके नेता में कौन थे खलीफेट मूवमेंट में? वो अली ब्रदर्स थे। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यस। अब बताइए कि जिस आदमी की सोच पैन इस्लाम की हो, मैं कलाम, उसको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। पूरे 47 to 58 ही वाज। अच्छा, ये मैं बड़े अदब के साथ, वेरी रिस्पेक्टफुली आई आस्क दिस क्वेश्चन कि गांधी जी, क्या उनका कहने का मतलब था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो वो पैन इस्लामिज्म का दाम चुकाना होगा हमको, उनको? तो उन्होंने क्यों सपोर्ट किया, ये आज तक समझ में नहीं आया। जब आपने पैन इस्लामिस्ट फोर्सेस को, जब आपने बढ़ावा दिया पैन इस्लामिस्ट फोर्सेस को, तो फिर पाकिस्तान के बनने की जिम्मेदारी 100% आप पर है। सर 1920 में आप मोपला होता है, 1920 में कैलिफेट की बात होती है और वहां 27 साल में देश मजहब के नाम पे बढ़ जाता है। वही मैं कह रहा हूं। तो कौन रोक पाया? पाकिस्तान का मूवमेंट तो वहीं से शुरू हो गया था आपने, और बहुत क्लियर हो गया। तो हम दूसरों को दोष क्यों दें? वी वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सिंह साहब, अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मोपला और 1920 में कैलिफेट की बात हुई, फिर अली बरदरान की बात हुई, फिर गांधी जी ने जिस तरीके से इसको टेकअप किया। लेकिन फ्रांस में तो ये हमले पहले भी होते रहे, जब ये मैक्रोन नहीं थे उससे पहले भी होते रहे, इंग्लैंड में होते रहे, कनाडा में होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा जाए कि इस्लाम के मानने वाले जो हैं, जो हार्डकोर बिलीवर हैं, वो ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में करते हैं या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में करते हैं? तो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में इतनी जगह जो लोग मारे जा रहे हैं, तो अगर मैक्रोन साहब ये कह रहे हैं कि इस टेररिज्म के शिकार मुसलमान भी हुए हैं, तो इसको सही पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसमें तो बहुत नॉर्मल बात कह रहे हैं, किसी एक को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, मुसलमानों का नज़रिया अपने मुल्क जिसमें वो रहते हैं, चाहे वो खास करके गैर इस्लामिक मुल्क जिसमें वो रहते हैं, उनका नज़रिया हमेशा बहुत साफ रहा है, हिंदुस्तान में भी बहुत साफ रहा है। कोई उसमें ये नहीं है। पूरी देवबंद की स्थापना
इसी विचारधारा पे हुई कि हमने अपने पूर्वजों से और जो हमारे जो अपना मुल्की मिट्टी है उसके साथ हमने ज़्यादा अपने आप को जोड़ लिया, और इसी के कारण हम 1857 हार गए। इसी के कारण, क्योंकि हमने कुरानिक इस्लाम को हमने छोड़ दिया, इसी के कारण हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। लेकिन ये ये बात यहीं तक नहीं रुकी थी। ये बात यहीं तक नहीं रुकी थी। जो आपके फाउंडर जो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद सर सैयद, यस यस यस, 1888 में उन्होंने एक स्पीच दिया है मेरठ में। वेरी फेमस स्पीच। और उसमें उन्होंने, आपको तो मालूम है, Yes, उन्होंने yes, yes. साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि हिंदू और मुसलमान एक समानांतर जिंदगी जी सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। किसी एक को दूसरे पर कब्जा करना होगा। समानांतर जिंदगी वो नहीं जी सकते। तो वो अपने थॉट प्रोसेस पे में वो बिल्कुल no confusion. कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। They were very clear. कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको एक और बता दूं मैं कि एक फजली हुसैन करके होते थे, यूनियनिस्ट पार्टी में थे, और मैं ये दुर्गादास की जो किताब है, जी जी जी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो वो काफ़ी मिलते रहते थे फजली हुसैन से। अच्छा। तो फजली हुसैन वो आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने एक बार कहा था कि देखो, यूँ तो हमारे पूर्वज हिंदू थे, मेरी जब शादी होने वाली थी तो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था, और कुछ बहुत सारे मतलब जो फंक्शन सेरेमनीज हुए थे वो हिंदूज़ के जो रिचुअल्स है उसके पैटर्न पे था। क्योंकि आप संस्कृति तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। लेकिन फिर उन्होंने कहा, लेकिन इन सब के बावजूद अगर मुझसे पूछोगे कि मैं मुसलमान पहले हूँ या हिंदुस्तानी पहले, तो शायद मैं कहूँगा कि मैं पहले मुसलमान हूँ। ये 1888 की मैं आप बात कर रहा हूँ। अब आप बात आई मैक्रोन पे, तो मैक्रोन पे ये जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, यही टाई वाले ये 90 साल का बुढ़ा, जी जी जी, महातीर मोहम्मद। और एक और बात में, एक फिनोमिनन हमने देखा है कि जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है, मुसलमान बुजुर्ग होता है, वो और रेडिकलाइज्ड होता जाता है। आप हमारे यहाँ ये सब जो देख रहे हैं, ये कवि, ये शायर और ये गाने लिखने वाले, ये धीरे धीरे क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं? वो एक स्टेज आता है लाइफ में। मुझे लगता है इसलिए भी रेडिकलाइज ज़्यादा हो जाते हैं बुढ़ापे में, कि उनको जन्नत चाहिए होती है, हूरें चाहिए होती हैं। हो सकता है। तो अल्लाह के सामने कहेंगे हम चाहे आखिरी वक्त में मुसलमान हुए तो क्या हुआ, मुसलमान तो हुए। तो मैक्रोन 2015 में तो मैक्रोन नहीं थे। That's right. उस समय तो वो हॉलैंड थे राष्ट्रपति फ्रांस के, और जब ये चार्ली हेब्डो वाला केस हुआ था तो उस समय भी आपका यही रवैया था। और जो आपने बात कही कि हमने जो बात की कि ये एक हमले पे नहीं रुकते हैं, एक हमले पे, ये दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, इन हमलों का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये राणा मुनव्वर राणा जैसे लोग, महातीर मोहम्मद जैसे लोग, ये एर्दोगन जैसे लोग। जिसमें इनको भी जोड़ दीजिए ना कि जो पीर फकीर बैठे हुए हैं, ये सब इन लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया है। जब इसको ये जस्टिफाई करते हैं, जी जी जी, तो उससे और एक बढ़ावा मिलता है। करेक्ट भाई एक देश का प्राइम मिनिस्टर, तुर्की कोई इनसिग्निफिकेंट कंट्री नहीं है। यस। मलेशिया कोई इनसिग्निफिकेंट कंट्री नहीं है। भाई अभी वहाँ जिस तरीके से चर्च को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया जा रहा है, ये वही तो मानसिकता है कि भारत में आकर के औरंगजेब ने और बाबर ने मंदिरों को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाई। तो आज तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो मैक्रोन साहब ने जो बोला, उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने कहा कि 80% जो लोग जिहादियों, पिछले 40 साल में जो जिहादियों के शिकार हुए हैं वो मुसलमान हैं। उस पर हंगामा हुआ कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। और देखिए, उसके 2-4 दिन बाद अफगानिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में हमला हुआ।
हमला करने वाला कौन? मुसलमान। हम्म, अफगानिस्तान, अफगानी। मरने वाला कौन? कोई 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र मरे, और भी कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन मरने वाला भी अफगानी, मुसलमान। तो आप बताइए कि ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सबसे ज़्यादा इस्लामिक वर्ल्ड में है या गैर इस्लामिक मुल्कों में? That's right. अब आप थोड़ा इतिहास में आप चले जाएं। और बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्रांस और हिंदुस्तान में कुछ चीज़ों को लेके बड़ी समानता है। ये जो मुस्लिम फैक्टर को लेके, उनमें उनके यहाँ भी कोई जो परसेंटेज है, प्रपोर्शन है, वही वो 18 से 20% है। आपके यहाँ भी वही प्रपोर्शन है। वहाँ पे भी इंटीग्रेशन बहुत कोशिश की है इन लोगों ने, इंटीग्रेट करने के लिए, वो असफल रहे हैं। और इंडिया में भी हमको अगर कोई कहता है कि हम एक कोहेरेंस की तरफ हम जा रहे हैं, वो कभी नहीं हुआ। हम और डाइवर्जेंट ये पॉलिटिकल लोगों की ज़रूरत हो सकती है कहना कि हम कोहेरेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी जब 1946 के इलेक्शंस में आपको मालूम है, जी 86% वोटेड फॉर पाकिस्तान, ओपन, जो यहाँ रह गए, गए नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। अब वो 86% क्या उनका रातों रात उनका ईमान बदल गया, उनका वतन के लिए मोहब्बत बदल गया? उस पे तो 3 जनवरी 1948 की कलकत्ता में सरदार पटेल की स्पीच, यही जो लाइन आप कह रहे हैं, क्या एक रात में दिल बदल गया क्या? तो वो खुद ही बात कह रहे हैं, वो तो तभी की बात। वो सरदार पटेल नहीं है, मुझे याद है, एब्सोल्युटली। हैदराबाद में भी उन्होंने ये हैदराबाद। तो ये देखिए जो इस्लामोफोबिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ये लोग पढ़ते नहीं हैं। 1501 की मैं बात कर रहा हूँ। ईरान के में एक राजा हुए साफाविद, जो अंपायर की जिसने स्थापना की, शाह इस्माइल। अब आप सोचिए कि 7वीं शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी तक वो सुन्नी कंट्री था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सुन्नी कंट्री था ईरान। ठीक है, उस अरब पर कब्जा हुआ था, अरब ने कब्जा किया था, इनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया था। इसने क्या किया कि इसने एक दिन इसको भूत सवार हुआ, बोला कि सुन्नी इस्लाम सब बैंड, ईरान में सुन्नी इस्लाम पे बैन। अब ये शिया कंट्री हो गया। अब शिया कंट्री बनाना है तो क्या किया इसने? मस्जिदों को तोड़ना शुरू किया, जो इनके मुख्य मस्जिद थे। 1508 में बगदाद पर कब्जा हुआ, वहाँ सारी मस्जिदें गिराई। वहाँ पे यही नहीं, जो सुबह दुआ सलाम हम जब करते हैं ना आपस में, तो हमारे यहाँ जैसे हमारे लखनऊ उसमें कहते हैं ना, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, या जो भी है जो सैल्यूटेशन है, या तो ये दुआ सलाम में उसने कंपलसरी किया कि 3 जो पहले 3 खलीफा है उनको गाली देना है। अच्छा, ये दुआ सलाम ऐसी ही होती है। दुआ सलाम के एक्सचेंज में पहले 3 अबू बकर का नाम लो, 10 गाली दो। उसके बाद उमर का नाम लो, 10 गाली दो, और उथमन को वो करो कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतिहास का हिस्सा है। उसके बाद उसने क्यों किया ऐसा शाह इस्माइल? अब यही इस्लाम का जो है वो एक रूप आपको देखने को मिलता है कि उसने इसलिए किया जियोपॉलिटिकल रीजंस। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर सुन्नी, एक तरफ उज्बेकिस्तान, ये तुर्क लोग और ये थे, ये सुन्नी। तो ये दोनों तरफ से सैंडविच था। तो इसने कहा कि भाई हम अपनी पहचान कैसे बनाएं? ये तो दोनों तो सुन्नी हमारा, हम तो इसी में के दोनों के बीच में हम गायब हो जाएंगे। तो उसने कहा कि अगर हमको बफर बनाना है तो हमारी अपनी आइडेंटिटी हमको इस्टेब्लिश करनी है। तो उसने फिर ये शिया इस्लाम को जबरदस्ती मार मार के इम्पोज करवाया। और वही नहीं, अजरबैजान, आपके अफगानिस्तान, हेरत का रीजन है, और इस सारे इलाके को इसने फिर वो शिया में कन्वर्ट किया। तो ये जियो, इसीलिए कभी कभी मुझे पुष्पेंद्र जी लगता है कि अगर आप ऑरिजिन्स ऑफ, जो आपसे बात हो रही थी मेरी, कि ऑरिजिन्स ऑफ इस्लाम आप देखोगे तो 200 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई आपको उसको 200 साल के बाद कुरान लिखी गई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो लोगों ने इस मजहब को
राजनीतिक का एजेंडे के लिए। राजनीतिक एजेंडे के लिए। ये इस्माइल, ये सबसे बड़ा आपका तो एग्जाम्पल ये है। जो बीच बीच में कहा जाता है कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, हाँ। इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। अरे मैंने कहा ना भाई कि यस कि वो भी तो खलीफा भी तो राजा था, यस मतलब यस मुस्लिम उम्मा का। वो एब्सोल्युटली। उसका सर काट के कैसे काटा आपने, अली उसका सर कैसे काटा आपने, ओतमान का एक को काट के आपने कूड़े के ढेर में डाल दिया। बताइए बताइए। और अली का कैसे कत्ल हुआ, बिल्कुल, नमाज पढ़ते हैं? वक्त सजदे में। इमाम हुसैन का कैसे कत्ल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये सर कलम करने वाला है। ये सर कलम करने की प्रथा उस समय से उस समय से चली आ रही है। और आप अपना तो जानते ही हैं कि जब उसने, कहते हैं कि शाहजहां जब बंदी था आगरा में, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर भेजा था। बताइए। और ये बोला अपने बाप को कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें, बताइए। याद आ रहा है कि तुमने जब खुसरो के साथ ऐसे ही सर काटा था उसका। बाप रे। तो ये पूरी ये इनके संस्कार में है ये। हाँ, तो ये नहीं कह सकते कि आज कुछ नया है, ये बेसिक जड़ में है। जी, मैं आपको ये पृष्ठभूमि मैंने दे रहा हूं। That's the point. So we should not be confused. हमको ये नहीं कि साहब देखिए नहीं यहाँ इस्लाम ऐसा है, वहाँ ऐसा है, कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग बिगड़ गए, ये नहीं है। मैं एक मिनट इस क्वेश्चन, एक सवाल का और मैं ये लेता हूं कि ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग, फ्रांस, यूके, बहुत से देश, जब इसका उदय हो रहा था ना हिटलर का, तो ये सब के नहीं ये आखिर इतना बुरा आदमी नहीं है, हम लोग समझने में गलती पा रहे हैं। जब धीरे धीरे सब पर उसने कब्जा किया तो इनको बात समझ में आ गई। जैसे हमारे यहाँ भी तो आज यही आर्गुमेंट दिया जाता है ना, नो वी आर तो अभी क्या है, अभी मैं ये कुछ फ्रेंच लोग भी यही कह रहे हैं कि ये नॉर्वे और ये कुछ ये कंट्रीज जो हैं, ये देख स्वीडन जैसे कंट्री, इनको सब बात समझ में आ जाएगी। आप भला करें चाहे बुरा कहें, चाइनीज को बात समझ में आ गई, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और जहां इनके साथ उसी भाषा में जवाब दिया जाता है, वहां ये चू नहीं बोलते हैं। जी, कोई चू नहीं बोलता ना भारत में, पूरे दुनिया में कई इस चीज पे आगे हम इसको चर्चा करेंगे। बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, और भारतीय एस्पेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्युटली सिंह साहब, इसमें हमको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत के लोगों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले बड़ा लंबे समय तक कंफ्यूजन रहा कि भाई हम दो नज़रियात के लोग एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते, दोनों की सोच अलग है। आपने पाकिस्तान बना दिया, फिर भारत आ गया। भारत में पिछले 70 सालों में ये कन्फ्यूजन बहुत रहा कि नहीं ये कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग ख़राब हैं। फिर आपने देवबंद चले गए, फिर आप बरेलवी चले गए, फिर अहले हदीस आ गया, फिर बाद में ये तबलीग की जमात आ गई। तो आप तो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके। तो 2020 के भारत को आज ये कन्फ्यूजन समाप्त हो चुका है। सब मानते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर जो आयतें हैं, जो कुरान है, वही आतंक करने की, वही हत्या करने की, वही गला काटने की बात को कहता है। तो मुसलमान खराब नहीं है, किताब में गड़बड़ है। जो उसे पढ़ेगा वो यही करेगा अगर वो सच्चा मुसलमान है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, भारतीय पर्सपेक्टिव में आज भारतीय समाज को इस इस्लाम जैसे कैंसर से कैसे डील करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी जो फ्रांस का जो अप्रोच रहा है, वो हमेशा वो फ्रेंच इस्लाम की बात किया है उन्होंने। फ्रेंच इस्लाम, अच्छा, कि भाई आप एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपके कुछ हक हैं और आपके कुछ हक नहीं हैं। जो भी चीज़ मिलिटेट करता हो अगेंस्ट इंटीग्रेशन, वो चीज़ हमको कबूल नहीं है। एक अब जैसे ये बुर्का पहनने पर उन्होंने बैन किया, लगाया था। उन्हें नहीं, जैसे सब लोग हैं, आप कोई स्पेशल नहीं। और ये भी नहीं है कि इस्लाम में सभी जगह लोग बुर्का पहनते हैं। अभी तो सऊदी अरेबिया के एक चीफ क्लेरिक ने वहाँ पर उसने टेलीविज़न पे बोला कि इस्लाम में बुर्का कंपलसरी नहीं है। तो उनका एक अपना नेशन बिल्डिंग का एक फॉर्मूला है, एक अप्रोच है। उसी तरीके से हम चाइनीज़ क्या बोल रहे हैं, शी जिनपिंग ने बोला कि हम इन लोगों के, मुसलमानों के दिल में
मुसलमान, ये शब्द उसने इस्तेमाल किया, हम एक डीप इम्प्रिंट, नेशनल इम्प्रिंट हम डालना चाहते हैं, ताकि ये इनका एसिमिलेशन। उसका भी कहना गलत नहीं है। आप कुछ होता है, आप सीरिया से सीधे उठ के आप थोड़ी जा रहे हैं, आप तो यूएई नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड तक जा रहे हैं। लेकिन सिंह साहब, इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि बुर्का, हिजाब, ठीक है, ये हिस्सा नहीं है, ये कोई कुरान के, इस्लाम के 5 जो फंडामेंटल है उसमें नहीं है। लेकिन बात यह है कि बुर्का न पहनने से किताब में जो लिखा है, क्या मुसलमान उसको छोड़ देंगे? तो बेसिक तो मामला यह है कि जो कुरान है, अगर आप उसे मानते हैं तो यू विल नॉट बी लॉयल टू द कंट्री। सर वही मैं कह रहा हूँ कि अब इसका अंजाम क्या, दैट्स माय पॉइंट। अंजाम ये होगा कि जैसे मैंने फ्रांस में आपने, या फिर उसके ऑस्ट्रिया में, बहुत मैं भूल गया बताना, ऑस्ट्रिया वियना में हुआ, अफगानिस्तान, ये इस दौरान अफगानिस्तान में हुआ। इसके पहले आपने जस्ट मैप में आप देखिए पूरा, इट स्ट्रैडल्स द एंटायर ग्लोब, यस, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर श्रीलंका, ये मैं आपको एक पूरा, आप उस इसका फुटप्रिंट्स देखो आप। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए, क्रिश्चियनिटी इवॉल्व किया, प्रोटेस्टेंट्स आए, डिबेट हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज़ हमको मंजूर नहीं है, हमको पोप नहीं मंजूर है ये, तो उसमें कुछ इवॉल्व किया क्रिश्चियनिटी। लेकिन इस्लाम को कोई ये लोग इवॉल्व नहीं करने दे रहे। और कुछ लोगों का कहना है कि आप, हर कोई बोलेगा भाई कि इसका समाधान क्या है, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो किताब है उसी में कुछ ऐसे तत्व हैं कि काफिर है, अगर काफिर नहीं है उसका करना है तो उसका कत्ल जायज़ है। सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 5 में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो जब तक, अब है क्या, मैं जब आपको फ्रांस से लेके, ऑस्ट्रिया से लेके, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, फिर अभी इन्होंने OIC का एक ऑल्टरनेटिव बुलाने की कोशिश किया था कुआलालंपुर में। अब वहाँ ये देखो इनकी, मैं आपको क्या कहूँ कि लुक एट देयर डुप्लिसिटी, या इनका जो ये क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी, कि पूरी जो वो जॉइंट वो निकली वहाँ से, वो जॉइंट कम्युनिक जो निकला, उसमें उन्होंने सब कुछ का, हमारे CAA के खिलाफ भी बोला, हर चीज़ के खिलाफ। लेकिन जब चाइना का संदर्भ आया तो हल्के फुल्के में थोड़ा सा मेंशन करके वो रह गए। अब है क्या सर कि जब मैं वो पूरे वो फुटप्रिंट्स की बात कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया में एक जैसी समस्या है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे फ्रांस हो। तो हर जगह क्या है कि हर जगह इनकी संस्कृतियाँ जो हैं, रिस्पेक्टिव संस्कृतियाँ, उससे इनका जंग चल रहा है। चाइना में चल रहा है जंग, हिंदुस्तान में चल रहा है जंग। अगर वो जंग आपको ना दिखे तो मैं नहीं उसका कर सकता। वो शाहीन बाग में वो जंग बिल्कुल ये थी, सोशल, पॉलिटिकल, हर लेवल पे चल रहा है, हर लेवल पे चल रहा है, ठीक है ना। वो जंग वहाँ पे ये चल, तो हर जगह ये इनका जंग चल रहा है। अब ये सॉरी टू से, लेकिन जो स्थिति अभी पैदा हो गई है, इट इज इस्लाम वर्सेस द रेस्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन। और जब आप पूरी दुनिया से आप एक तरह से आप दुश्मनी ले लेते हो, तो फिर आपका खात्मा बिल्कुल, आप उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर या कितना पास। ये पूरी दुनिया में हर सिविलाइजेशन से, यूरोपियन सिविलाइजेशन का से आपका मुठभेड़ है, चल रहा है, जंग चल रही है, आपका इंडियन सिविलाइजेशन से चल रहा है, आपका चाइनीज सिविलाइजेशन से चल रहा है, हर उससे छोड़िए रशिया, चेचनिया है, चेचन्स के साथ चल रहा है आपका। तो पूरी दुनिया के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट
और आपको मैं बता दूं, ये देखिए, कुछ इतिहास लोगों को जानना चाहिए कि 800 साल तक स्पेन भी एक इस्लामिक देश था, ठीक उसी है को ना। ग्लोरीफाई करते हैं, 711 से लेके और ऑलमोस्ट वो उसी को बहुत ज़्यादा 15, ग्लोरीफाई करते हाँ हैं। नहीं, और उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी में वो ये हुआ। तो ये फ्रांस और ये जो हो रहा है, इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जब ये फ्रांस कैप्चर करने गए स्पेशली वियना से, तो वहां से इस्लाम रोल बैक करना शुरू कर दिया। और 1798 में जब नेपोलियन ने कब्जा किया इजिप्ट में, तो 120 साल के अंदर में पूरे इस्लाम पर, जितने भी ये इस्लामिक वर्ल्ड है, उस पर यूरोप का कब्जा हो चुका था। इंडिया में भी हो गया, इंडोनेशिया में हो गया, डच लोग आ गए, तो पूरे ये हुआ। उसके बाद इनको आज़ादी मिली 50-60s में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन वो आज़ादी भी मतलब उस तो अधीन एक तरह से यूरोप के ही थे, क्योंकि मटेरियल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब उसमें क्या है कि इनमें इतना गुस्सा है, इस बात का दर्द है कि अरे हमने तो मजहब बदल दिया यार। मजहब तो हमने इसलिए बदला था कि जो हम रूलिंग क्लास हैं हम उसके मेंबर बन जाएंगे। यहाँ तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम फ्रांस में क्या है, हम मोरक्कन हैं, हम ट्यूनिशियन हैं, कि हम फ्रेंच हैं, कि हम मुसलमान हैं, क्या है। इंडिया में भी वही वो है। अब उसमें वो क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चे को ही शुरू से बताओ कि इस्लाम के नाम पर तुमको जीना है, इस्लाम के नाम पर, तो उसकी एक ही आइडेंटिटी है, इस्लाम है। तो ये बिल्कुल संस्कृतियों की ये लड़ाई है। इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यस, इट इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आज ठीक है, हम लोग भी टेलीविजन वगैरह पे हम चाइना को ये करते हैं, लेकिन चाइना में क्लैश पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत सिया से सुन्नी से शिया उसमें किया था। आज जिंगजियांग भी, इट बॉर्डर्स 8 कंट्रीज, इट हैज गॉट ऑयल रिजर्व्स। करेक्ट। उसके लिए बहुत जियोपॉलिटिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लैश तो सभी जगह चलता रहेगा। ये तो हर सिविलाइजेशन से इनका जंग चल रहा है। और इसका तो क्या हम जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं तो कौन सी सिविलाइजेशन है ये तो पता चले। दुनिया की तो सिविलाइजेशन पता चल गई, इनकी क्या गिरोह, नहीं, लुटेरे, मर्डर। नो, यू मे कॉल इट कुरानिक सिविलाइजेशन। कुरानिक सिविलाइजेशन। कुरानिक तो वो इस सिविलाइजेशन ने दुनिया को क्या दिया है? सुई, धागा, बटन। इनकी सिविलाइजेशन ने दिया क्या है दुनिया को? आप एक बात, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं ऐसे, लेकिन जो भी थोड़ा सा सेक्ट डाइवर्ट किया है, जो हैज मूव्ड अवे फ्रॉम प्योर कुरानिक कॉन्सेप्ट, वो आप देखो कितना मतलब रिलेटिव टर्म्स में वो कितना प्रोग्रेस किया है। फॉर एग्जांपल अहमदिया, वो भी तो इंसान है, लेकिन आप देखो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट ये जो भी सर जफरुल्लाह खान, अबू सलाम, ये कई लोगों में ये करे। वही एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि व्हाट रिलीजन कैन डू। वो आप कश्मीर में जाके देखो कि व्हाट रिलीजन इज डन। और बिंदु ने बोला था कि आज यहाँ 1 मिलियन हिंदूज हैं, कुछ दिन के बाद कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट रिलीजन कैन डू। जबकि हिंदुस्तान ने क्या 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 दुख दर्द पहुंचाया था, आप बताइए। हिंदुओं ने कौन सा दुख दर्द पहुंचाया था कश्मीरियों को, कश्मीरी मुसलमानों को, कि वो इतने पाकिस्तान परस्त हो गए। मैं 47 के पहले की बात कर रहा हूं। आप बताओ कोई भी क्या दुख दर्द पहुंचा इतिहास। 47 तो चलिए फिर भी छोड़ देते हैं। व्हाट अबाउट 19 जनवरी 1990? वही कह रहे हैं, क्या दुख दर्द इनको आपने किस किस तरीके से मारा है हिंदुओं को। हाँ। भाई जब टपलू जी की हत्या की गई और जब बाद में घर पर उनके गए तो उनकी मेज पे कुरान शरीफ वो कश्मीरी में ट्रांसलेट कर रहे थे। महातीर मोहम्मद कहता है कि ये जायज़ होगा अगर 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 फ्रेंच लोगों का मतलब कत्लेआम करें मुसलमान लोग। उन्होंने कहा, he was talking in historical context। तो ऐसे तो अगर उस लॉजिक से चलने लगे तब तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर तो हिंदुस्तान में जब मतलब जहां भी ये गए जेनोसाइड किए।
तो आज भी तो पूरे देश में यही सर, होना चाहिए। और देखो, आप कहते हैं कि बड़े 5 बार नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज पढ़ते पढ़ते उनका यहाँ काला हो गया और बाबर ऐसे किया। बाबरनामा थोड़ा पढ़ लीजिए आप, बाबरनामा पढ़ लीजिए। और ये जो आपके मुसलमान भाई कहते हैं ना कि ये बाहर से आए, ये लोग नहीं बाहर से आए लेकिन यहीं के होके रह गए। यहीं के हो गए और यहाँ की सभ्यता को बड़ा कुछ दिया। एक से एक दानिश्वर जाहिल मुसलमान बैठता है, वो यही कहता है। इनको 2 ही 3 चीज से प्रेम था, औरत और दौलत। दौलत। ये तो आप बहुत पहले भी कह औरत, चुके हैं। दौलत और शोहरत, लगातार आप यही बात कहते रहे। औरत, दौलत, शोहरत से मीन्स पावर, समझे कि नहीं, वर्चस्व। वर्चस्व, ठीक है। अब आप बाबरनामा पढ़ें। आप बाबरनामा में क्या कहता है बाबर? कहता है मैं यहाँ आया, यहाँ के लोग बड़े वो हैं, इनमें कोई वो एटिकेट नहीं है, मैनर्स नहीं है, यहाँ के लोग में कोई ऐसे मतलब कोई ख़ास बात नहीं है, इनकी कला भी कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और ये कला आज मूर्तियाँ इस्लामिक वर्ल्ड से नहीं चुराई जा रही। हमारे ब्रॉन्ज स्टैचूज, एक आपको मालूम है कि जो विदेशी महिला हैं यहाँ पे, उनकी बहन इस बिजनेस में चेन्नई से सारा स्मगलिंग करके गया है यहाँ से इटली सामान। स्मगलिंग, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए कि वो कितना जाहिल आदमी था। एक जाहिल इस बात को सर्टिफिकेट दे रहा है, ये तो अपने आप में त्रासदी है। और हमारे यहाँ किस 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC एरा की वो चीज़ें ये मूर्तियाँ जा रही हैं, उनमें इतना वो है। नहीं, अगर ये आर्गुमेंट मान लें तो पूरे मुझे सऊदी अरब में कोई ताजमहल, कोई कुतुब मीनार, कोई क्यों नजर आते? नहीं वही आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी मुझे कि ये जो कह रहे हैं कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो। बताइए। तो आपने कहा ना कि वो तो ऊंट और वो बकरी बनाते नहीं है। वो तो क्या बाइकआउट करेंगे भाई? बाइकआउट करोगे। और पंजर जोड़ने का सामान फ्रेंच ने बनाया नहीं अभी तक। तो जो फ्रेंच सॉरी मैं कह रहा था कि तो बाबर ने ये कहा, ये सब चीज़ करने के बाद, लेकिन क्या आखिरी में क्या लिखता है वो कि लेकिन इस देश में सोना बहुत है। सोना बहुत है। अब ये मानसिकता है, बताइए, ये मानसिकता है, ये इनका स्पिरिचुअलिज्म है। तो ये सारा कुछ ये आप अगर कहते हैं कि बदलाव, तो जब तक उस किताब में बदलाव नहीं होगी, और इसको इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं कहें, ये जो आज ये दुनिया में ये इस जिस सिविलाइजेशन की हम बात करें वो कुरानिक सिविलाइजेशन है। जहाँ भी कुरानिक सिविलाइजेशन पे थोड़ा भी इंग्रेडिएंट है लोकल, उसके लोकल फ्लेवर है। हाँ, जैसे पर्शिया थोड़ा बहुत बच गया क्योंकि उसमें पर्शियन सिविलाइजेशन वाज फार ग्रेटर देन द कुरानिक सिविलाइजेशन। वो थोड़ा उन्नत देश है। भारत में भी कुछ साल तक कुछ ऐसे ये थे कि ये लोग उन्नत थे, खास करके अकबर टाइम का, क्योंकि जो लोकल इंग्रेडिएंट्स का जो इनपुट था वो काफ़ी था, वो उतना काफ़ी था उनको, मतलब टू कीप देम अफ्लोट। ठीक है। तो ये जो कुरानिक सिविलाइजेशन है, इसमें तबाही जो है वो इनहेरेंट है, ये इनहेरेंट है। और उसके अलावा इनके यहाँ जानते हैं जो करिकुलम है, इनकी जो पूरी शिक्षा पद्धति जो थी, उस शिक्षा पद्धति में ये थी कि रिवील्ड साइंसेज एंड ट्रेडिशनल साइंसेस। अच्छा। अब मैं पाकिस्तान का एक वो फिजिसिस्ट है जीजी बॉय, उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें वही कहा कि आपने जैसे बताया ना कि पढ़ाई कैसे होता है, कि आपने जो ट्रेडिशनल साइंसेज है, आपने बच्चों को आप पढ़ा रहे कि देखो दुनिया गोल है, लेकिन वहीं पर फुटनोट पे, लेकिन ये हमारी किताब कहती है कि दुनिया चपटी है। फुटनोट नीचे में फुटनोट दिया, फुटनोट में वो दुनिया गोल है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है, लेकिन फुटनोट किस बुनियाद पे दिया? कि नहीं, मतलब ये लेकिन हमारा ये कहते, और हम वही मानेंगे। तो हाँ वही, अरे जो चीज़ साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है उस पर आप कितना कोई उस पर कितनी बड़े उसको तो बुनियाद नहीं रख सकते। तो ये यहाँ तक जिहालत है, यहाँ पे ये जिहालत है। इसको सो लेट्स कॉल इट कुरानिक सिविलाइजेशन।
एक तो ये बात आपकी मुझे सही लगी। पता नया नहीं, ये नहीं भी नहीं नहीं, आपके इट्स साथ वेरी गुड बात नैरेटिव। बात करते करते नहीं नहीं, मतलब कुरानिक मैंने सिविलाइजेशन मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट है, appropriate। ज़्यादा टू द पॉइंट है, दिस नो कन्फ्यूजन। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपनी बातचीत को हम ख़त्म करें। आपने अभी जब ये कहा कि चाइना जो है वो नेशनलिज्म का इम्प्रिंट बहुत गहरा इनके अंदर छोड़ना चाहता है, तो आपको लगता है कि जो रियल डॉक्ट्रिन है इस कुरानिक सिविलाइजेशन को इंसानी और ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाने में, उसका रेमेडी, उसका इंजेक्शन, उसका मेथड चाइना का ही डॉक्ट्रिन काम करेगा? बाकी कोई डॉक्ट्रिन काम नहीं कर रहा, ना फ्रांस का कर रहा, ना हिंदुस्तान का कर रहा, ना इंग्लैंड का कर रहा, ना अमेरिका का कर रहा। हमने भी 47 में एक मुल्क दे दिया। आज भी हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से 72 साल से कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इस डॉक्ट्रिन से हर दिन भारत घायल हो रहा है। हर दिन भारत के अंदर जो अहिंसक समाज है सनातनी, उसको हिंसक बनाने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। तो क्या इनको चाइना मॉडल से ही ठीक किया जा सकता है? कोई दूसरा मॉडल इनकी समझ में नहीं आएगा? What नहीं, is your देखिए take on दो that? तीन चीज़ें हैं इसमें कि ये जितने फ्रांस का प्रॉब्लम क्या रहा, और ये थोड़ी गौर करने वाली बात है कि अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने कॉलोनीज बनाए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये वो, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो भारी मात्रा में इनको जब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ा, तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इनको लेबर का जब ज़रूरत पड़ा तो बहुत सारा लेबर ये ले आए वहाँ से, मोरक्को और उससे। तो पहले तो ये लेबर के रूप में आया और धीरे 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 मतलब वो एक दौर आया कि ये लोग रेडिकलाइज होना शुरू हो गए। तो इनमें क्या है कि एक तो ये वहाँ पे रह गए, कुछ मतलब सिटीज़न बन गए वहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वहाँ पे एसिमिलेट नहीं हो पाए। जो मैं फ्रांस और एंड दिस अप्लाइज टू अदर All European almost. अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, कि ये वहाँ पे फिर जब वो वाला फेज़ ख़त्म हो गया तो ये वहाँ से बिल्कुल अपने आप को अलग थलग होने लगे वहाँ पे। तो उसके बाद से आप देखिए कि धीरे 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 रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। तो जब उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट आ गया, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया तो आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनके साथ इनको छोड़ दो, इनको क्या है, वे अपनी ज़िंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह के फिलोसफी जैसे हमारे यहाँ है। सेक्युलरिज्म का मतलब है, ठीक है, डू यू नो द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया? यस यस, ठीक है ना? you're right. तो हमने कहा कि ठीक है यार, क्या है, कहीं लुटियंस दिल्ली में भी मॉस्क बनाए, कौन सी बड़ी बात है यार। आपने फिर वो कर दिया, उधर बजरंग बली का भी तो है, आप कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके के आर्गुमेंट, इस तरह के आपने आर्गुमेंट दे दी। तो ये एक तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनको कहीं गिल्ट कॉम्प्लेक्स, कॉलोनाइजेशन का गिल्ट कॉम्प्लेक्स था, और दूसरा ये डेमोक्रेसी। तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स प्लस डेमोक्रेसी वाज अ मतलब वेरी डेडली कॉकटेल। और इसलिए ये लोग का जो रिस्पांस, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। लेकिन चाइनीज आर वेरी क्लियर, वही चाइनीज आर वेरी क्लियर। उनको क्या मालूम है डेमोक्रेसी को? कल उन्होंने कहेंगे कि वो कुछ भी हुकुम पास करने के बाद वहाँ पे चलो एक लाइन से पीटना शुरू कर दो, ना कोई पूछने वाला नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। वो लड़ने को तैयार है, वो दे आर रेडी। ठीक है, तुमको जहाँ भागना है भागो, लेकिन तुम जो हम जैसे बताते हैं तुम वैसे ही चलोगे। तो अल्टीमेटली अगर इफ वी डोंट गो द चाइनीज वे, तो साहब एक कत्लेआम तो दुनिया में जरूर होगी, जो हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात आप कह रहे हैं। और फिर वही वाली बात, फिर मैं आपकी बात में आ जाता हूँ कि हर चीज़ जो पैदा होती है वो मरती है। एक मज़हब पैदा हुआ था, इंडिया में बुद्धिज़्म का क्या हुआ सर? That's right. ठीक है, करेक्ट। तो वही है, हर चीज़ फिर वही आपका, आप जो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन में किसी की जीत, लेकिन आप पूरी दुनिया से अगर लड़ पड़े तो जाहिर सी बात है कि आप जीत तो नहीं सकते। तो आप जो भी कुछ हो रहा है, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या इस्लाम अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है?
पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है, जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जगह जगह एक्शंस हो रहे हैं। यही एकमात्र आखिरी रास्ता है कि इस कुरानिक सिविलाइजेशन को वापस टेंट में भेजा जाए, अदरवाइज़ ये बीमारी से पूरी दुनिया को, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नहीं, खतरा है। मुझे एक बात का बहुत संतुष्टि है, और वो ये कि देखिए, जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो ये कोई नैरेटिव ही नहीं था। अब कितने लोग, अब जब हमने बात की खिलाफत मूवमेंट की, कितने लोगों को कितने मालूम है लोग, कि ये क्या था क्या खिलाफत था, आप मूवमेंट। एग्री, ठीक एग्री, है, तो वो उसके पहले तो ये इन्हीं का राज था, मुसलमानों का। तो उस समय तो आपने अगर अपनी जुबान खोल दी तो आपका उसी वो पैटी की तरह आपका भी सर कलम हो सकता स्वामी सदानंद के साथ यही सदानंद किया, स्वामी का ये यही है। किया, यही हाँ, किया। तो ये था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में लोग, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। वरना आप किसी से पहले कि अच्छा तुम पहले 4 कैलिफ्स का नाम बता दो, उनको यही नहीं मालूम था। लोग पूछते थे कि शिया सुन्नी में क्या फ़र्क होता है, पता वो ही भी नहीं नहीं था, जानता है। absolutely। अहमदिया कौन होता है, वो भी नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे अवेयरनेस लेवल्स बढ़ा है। बढ़ा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं सबको खतरा महसूस हो रहा है। हम्म, 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 सबको खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो वो कश्मीर वैली में देख रहे हैं, जो प्रोफेसर जोसेफ के साथ केरला में हुआ, वो क्या था साहब? केरला एंड फ्रांस, सी सेम थिंग, है, उसके हाथ काट दिए, उसके उसका हाथ सर काट दिया आपने। सर काट दिया, और रिएक्शन खामोश, और केरला ये, में कोई बोला हाँ, नहीं, एकदम खामोश। उस पे और उस पे लिबरल लेफ्ट सब खा लो। मैप पे थोड़ा देखिए इधर, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे कंट्री के एक छोर पे केरला, वहाँ पे हाथ काट दिया जाता है। कमलेश तिवारी का सेंटर इंडिया में सेंट्रल इंडिया में उसका वो होता गर्दन है। काटा जाता है। हाँ, और यही नहीं, आपके जो रहनुमा जो हैं, और जो ये लीडरशिप जो है आपकी मुस्लिम वर्ल्ड की, वो कहता है कि ये जायज़ है। कुरान कहता है कि कमलेश तिवारी को धोखा देके, उससे दोस्ती करके, और फिर उसको जो बिट्रेयल जो किया, उसका कहता है कुरान उसको जायज़ ठहरा। जायज़ ठहराता ये शायद ओवैसी या किसी का या ये कमेंट, ओपन है सर, उसमें कोई है, ये yes। कमेंट है। तो ये आज ये लोग, मतलब ये में कि फ्रांस में हो रहा है, तो यहाँ जोसेफ का मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रोफेसर जोसेफ का, कमलेश तिवारी का दे दिया। तो ये युद्ध है, ये संस्कृतियों का युद्ध है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है इस चीज़ पे। सिंह साहब, एक ऐसे मसले पे हम लोगों ने आज बात की बहुत समय के बाद। मैं समझता हूँ कि ये बातचीत लोग सुनना चाहते थे कि हम लोग आपस में नहीं बैठे, कुछ और मौजू पे किसी और वक्त कुछ नहीं, और बहुत सी बात एक और बात, बस आखिरी में, सर। मैं अक्सर हम भाई, हम लोगों ने तो अभी एक्सपीरियंस किया है। आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, आपने तो उस ज़माने में देखा जब हम लोगों की कुछ समझ ही नहीं थी। That's right। तब से ये चीज़ें आप देखने, निकाह हलाला की बात आप कर रहे हैं। आप ही बताते हैं कि आप ही के एक प्रोफेसर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने ही छात्रा के साथ कैसे उन्होंने निकाह हलाला किया। अब अगर मैं कहूँ कि ये निकाह हलाला अगर हकीकत है और ये कुरानी कॉन्सेप्ट है, यह है कुरान में लिखा हुआ, ठीक है, मैंने पढ़ा। इज इट टेम्पररी मैरिज? हाँ, टेम्पररी। तो ये निकाह हलाला के प्रोडक्ट कौन है? यस, दैट इज द पॉइंट। उसके भी तो प्रोडक्ट हुए होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कहते कि वो कहेंगे कि नहीं इसमें कलमा पढ़ के नहीं किया था हमने। तो आखिरी में मैं लोगों के वो असेसमेंट पे छोड़ देता हूँ कि उनके प्रोडक्ट कौन से हो, उनके प्रोडक्ट कौन से, उनको कौन से हैं। अभी फिलहाल तो मुझे कश्मीर में काफ़ी दिख रहे हैं, काफ़ी दिख रहे हैं। और ये 2-3 शायर हैं, वो भी वो इंदौर वाले तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, और इन्होंने भी जो है, तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसका एक और विपक्ष है कि जैसे जैसे नॉन कुरानिक सभ्यताएं जो हैं, जैसे जैसे वो अवेयर होंगी, जैसे भारत में आपने कहा कि पिछले 8-10 साल के अंदर अवेयरनेस है, कम्युनिकेशन का दौर है, इसलिए लोग आज कुरान पे बात कर रहे हैं, टीवी में डिबेट्स हो रही है, लोग बहुत ही एकेडमिकली डिबेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, उतना ही इस खूनी सभ्यता को, इस कुरानिक सभ्यता को, इस कारवां लूटने वाली सभ्यता को से आदमी लड़ पाएगा? मुझे ऐसा लगता है।
नहीं बिल्कुल। और आप लोगों ने बड़ा योगदान किया है। देखिए योगदान इस तरह, क्योंकि आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपने वो पहलू आपने जिया है, जी that's इसलिए आपकी बात सुनते हैं। और जब आप बोलते हैं, आपके जैसे कुछ और लोग भी अब बोलना शुरू किए हैं, और जब ये मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई होता है जी सोशल जी सोशल जी सोशल एब्सोल्युटली मीडिया में, जाने देखिए ज़िंदगी में शिक्षा केवल किताबें पढ़ के नहीं होती है। आप क्या बोल रहे वो हैं वो ज्ञान और सुन शिक्षा के, का जो आपने एक हाँ बार वो वो बताया सुन था, सुन इट्स वेरी सुन गुड। के भी होती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो अभी करेक्ट सर्कुलेट करेक्ट करता है, करेक्ट करेक्ट तो वो लोगों में एक वो इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। तो लोग एक 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 डिफरेंट वे में वो उनको सोचने पे मजबूर हो। अवेयरनेस दैट्स राइट उनका हो रहा है। और सब चीज़ में क्या अभी किसी ने एक बात कही कि किसने, फॉरगेटिंग, कि भगवत गीता इज वेरी वायलेंट इन इट्स कंटेंट। हाँ हाँ, ये कल रात भी मैं यूएस के उस पे था, उस पे भी हाँ, किसी ने कहा, किसी और ने उसमें कहा। ये तक कहा गया कि कुरान अगर वायलेंस की बात करता है तो गीता हाँ, भी तो हाँ, करती है। हाँ, हाँ। अब मैं उस बहस में नहीं जाना हाँ चाहता, लेकिन हमारा रिएक्शन देखो भाई, ठीक है ये तुम्हारा मत है, हम नहीं मानते, हम कन्विंस्ड है क्योंकि मैंने अपने मन में उसको एनालाइज किया हुआ है। अगर तुम दुनिया को कन्विंस कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने कल भी ये जवाब दिया कि कुरान का गीता से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। गीता जो है वो हमारी कोई मजहबी किताब नहीं है। सही बात है, सही गीता बात। हमारे राजा को क्या करना चाहिए, समाज को क्या भाई करना है। गीता को हम वो क्या वो कपड़े में लपेट के हाँ, लपेट के हम कहते हैं गीता पढ़ने की चीज है। और उसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर कह रहा हूं, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीवास्तव साहब के यहाँ एक पिटीशन दाखिल हुई कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। मुसलमान और क्रिश्चियंस ने उसको चैलेंज किया। महीनों की बहस के बाद उन्होंने माना कि इसमें हिंदू मजहब की कोई चीज ही नहीं है, इट्स नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। ये एक किताब है जो राजा को उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, समाज कैसे चलाना चाहिए। और उस दिन ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हुआ, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के फैसले को आज तक मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। भाई मेरे से अगर सिंपल वो अब मैं आप पूछोगे कि गीता की फिलॉसफी क्या है, दो ही चीज है, धर्म और कर्म, दैट्स ऑल। पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का तुमको फल मिलेगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या बहुत मतलब वर्जित है हमारे यहाँ। उन्होंने बोला कि ये द्रोणाचार्य के मारने का पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कर्म के चक्र से भगवान भी वर्जित नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्लिकल। फिर वो धर्म क्या है? धर्म ये है कि भाई जो उस समय मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति हो और आपके राष्ट्र पे हमला हो, तो आप वही काम करेंगे जो आपका धर्म कहता है। दैट्स ऑल। हो सकता है कि उधर उस तरफ आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका तो उस समय आपने तय करना, वो तो आपका एनिमी है इस वक्त। हाँ, वो आपका भाई नहीं है, बहन नहीं है। उसमें पूरी गीता में बस दो ही चीज पे, उस पे आप डिबेट कर सकते हैं। आप माने ना माने वो अलग चीज है। लेकिन ये जो मुनव्वर राणा क्या ना, मुनव्वर राणा उसकी बात कह रहा हूँ मैं आखिरी में, कि एक उसने बात कही और बड़ा चतुर शायर है। ये सब नकाब डाले हुए हैं शायरा शायरी के, कव्वाली के, गीतों के। तो बड़ा चतुर सा, तो उसने बोला कि नहीं, अगर ये कोई भगवान राम, ये भगवान तो नहीं बोला शब्द उसने, राम या सीता के बारे में वो, तो उसके साथ ऐसे ही किया जाता। तो ये मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी? अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी? जब वो M.F. हुसैन जब वो तरह तरह की चीजें बना रहा था, न्यूट बना रहा था, तब किसने नहीं काटी? तब तो इसने कभी वो तो बताते ना कि अल्लाह के हिसाब से अल्लाह ने कहा है कि दूसरे मजहब को, जैसे बार बार कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि दूसरे, तो भाई तो फिर तुम्हें जाके काटनी चाहिए थी ना, हम क्यों काटे? लेकिन एक चीज है पुष्पेंद्र जी,
कि मैं यही गुजारिश करूंगा कि स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड, डर छोड़ दें। स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। वो 200 बार चक्कू इसीलिए मारते हैं हाँ, कि क्या कि एक आपके fear वो के मानसिकता लिए। देखो। Yes, yes. स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। Yeah. और मैं इस मत का हूं कि हमारा पूरा हक है कि हर मजहबी ग्रंथ, हर धार्मिक ग्रंथ पे खुल के चर्चा होनी चाहिए, सब पर होगी। आप जैसे गीता की आपने बात की, कुरान पर भी होगी, सब चीज पे होगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए। इसका रास्ता फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिखा दिया है। इंटेलेक्चुअल फियर। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो कहा कि हम तो दिखाएंगे कार्टून, जाओ तुम क्या कर लो। तो ये एक मैसेज है ना, ये भी एक मैसेज सर है। एक आखिरी में, ये इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे याद है कि 1987-88 की बात है, मैं रांची में पोस्टेड था। तो रांची सडनली वहाँ वो कम्युनल फ्लेयर अप हुआ, वहाँ पे बड़ा टेंशन। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई क्या बात है, तो बोला कि नहीं वो रांची एक्सप्रेस में ना एक स्केच है, नॉट इवन कार्टून। ओके ओके। तो क्या है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा प्रॉफेट मोहम्मद के तारीफ में एक आर्टिकल थी कि उनका कितना बड़ा दिल था, वो कैसे वो जो कहानी जो है, औरत ऊपर से कूड़ा फेंक दिया, वही वाली कहानी उसमें थी। बड़े अच्छे उसमें मतलब उनको दिखाया पॉजिटिव उसमें। और उसमें एक होता है कि उसमें एक स्केच बना दिया, वो आर्टिकल को कि वो मोहम्मद साहब जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे में इतना बड़ा टेंशन हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैं जानता था, तो मेरे मतलब मैं उस समय जस्ट सियाचिन से हम लोग आए थे वहाँ पे रांची में, मेरी समझ भी नहीं आई कि ये मतलब बात क्या है ये, कि आप तारीफ भी नहीं कर सकते किसी की। और अगर किसी स्केच से भी इतनी नफरत है तो फिर हैप्पी बर्थडे किसका मनाते हो भाई? नहीं, पर वो जो घोड़ा है सफेद रंग का जिसके 2 पंख हैं, उस पे कौन बैठ के उड़ रहा है? फिर हैप्पी बर्थडे किसका है? और ये छुट्टी क्यों होता है हैप्पी बर्थडे के दिन? फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बनती है? दैट्स राइट। अगर गीता के उससे चलो तो आत्मा न मरती है न अमर है आत्मा है, तो तुम आत्मा का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ कंट्राडिक्शन, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बर्थडे तो उसी का मनता है ना जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ और जो फिर जिसका इंतकाल भी होता है। फिर आप उसका इंतकाल होता है तो आप उसका दिन याद करते हो। ये कहाँ का ये? सो देयर इज होल लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, होल लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। और डरा के कितना डराओगे यार। बट आई एम सो हैप्पी हम लोगों की बातचीत में आज जो आपने एक वर्ड दिया है कि इट्स ए कुरानिक सिविलाइजेशन। बिल्कुल ये है असली, क्योंकि कुरान को बचा के रखो और तमाम सारी बातें कहते रहो, और जब ज़रूरत पड़े तो कुरान को निकालो, तो कुरान की गंदगी पता ना चले, कुरान में जो कुछ जहर भरा हुआ है वो बाहर ना आए। इसलिए कुरान के बारे में बात मत करो और डराओ। बिल्कुल। मुझे लगता है मज़ा आया आज, बहुत दिन बाद आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर।